हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सहायक निधि भविष्य आयुक्त का जो पेपर हुआ था ये 2023 में हुआ था, 2/7/2023। तो ये जो पेपर, इसमें पार्ट ए में इंग्लिश पूछी गई थी, तो करीबन 20 प्रश्न इंग्लिश के आते हैं। नेक्स्ट आपका जीएस का आता, तो हम आपको पार्ट ए ना कराकर पार्ट बी करा रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश को हम बाद में करा देंगे। चलिए पहले हम आपको दिखा देते कैसे पेपर। सो फ्रेंड्स देखिए, तो इसमें भाग बी में आप देख सकते हैं प्रश्न ऐसे बना है, निम्नलिखित में से किस एक का 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उपबंध नहीं किया गया था। तो इस प्रकार से प्रश्न बना है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के उत्तराधिकारियों को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। इसमें पूछा है नहीं किया गया, तो आपका ये डी वाला ऑप्शन राइट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी व्याख्या। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल इन काउंसिल को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी पर निमंत्रण तो दिया गया था, परंतु जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो उत्तराधिकारियों की जो नियुक्ति का अधिकार नहीं दिया गया था, ठीक है। उनकी नियुक्ति का जो अधिकार है अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही था। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट से क्वेश्चन बनना है, और जब आप लक्ष्मीकांत की बुक देखोगे तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसको डिटेल से पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, पीछे लग के आ रहा है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन ऐड हो जाएगा। इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्राधिकार को भारत सरकार से ऊपर बनाए रखा था, तो सही नहीं है। तो ये वाला सही नहीं है। बाकी आपकी ये जो ऑप्शन है, देखिए, ये गोलमेज परिषदों का परिणाम था, बिल्कुल ठीक है। इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का उपबंध किया गया था, ये भी ठीक है। इसमें प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध समाविष्ट किया गया था, ये भी ठीक है। बाकी नहीं पूछा था, तो आपका सी ऑप्शन राइट होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्राधिकार को कम करने और भारत में अधिक स्वायत्तता प्रदान करने का प्रयास किया गया था। अतः कथन इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्राधिकार को भारत सरकार से ऊपर बनाए रखा था, बिल्कुल गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 सूची 2 बिल्कुल यूपी स्टेट पीसीएस टाइप के क्वेश्चन बने हैं इसमें, तो आप लोग सोच सकते हैं। हार्ड है पेपर, ठीक है। तो कांग्रेस अधिवेशन एक तरह का अध्यक्ष आपको यहाँ पर मिलान करना पड़ेगा, अगर आपको अच्छे से पता है तो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पर हम आपको पूरा व्याख्या दिखा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस अधिवेशन है एक तरफ और अध्यक्ष है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, लाहौर अधिवेशन 1909 में हुआ था और अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में हुआ था, बिशन नारायण धर थे, ठीक है। बाकीपुर अधिवेशन 1912 में हुआ था, रघुनाथ नरसिंह मुदोलकर है। मद्रास अधिवेशन 1914 में हुआ था, भूपेंद्र नाथ बोस थे इसके। तो सबसे ज़्यादा अगर आपको लाहौर अधिवेशन पता होगा मदन मोहन मालवीय, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए का हमारा एक था, तो ये ऑप्शन राइट है। बाकी आप चारों ही याद कर लें, कलकत्ता अधिवेशन और लाहौर अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ें याद करना है आपको, ठीक है। लाहौर अधिवेशन 1909, मदन मोहन मालवीय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने नासिक में भोसला मिलिट्री स्कूल शुरू किया था? किसने नासिक में भोसला मिलिट्री स्कूल शुरू किया था? किसने किया था? BS मुंजे ने। अब ये क्या है, देखिए, नासिक में भोसला मिलिट्री स्कूल की स्थापना 1937 में ईस्वी में BS मुंजे, बालकृष्ण शिवराम जी मुंजे ने की थी। इनका उद्देश्य भारतीय युवाओं में सैन्य भावना और देशभक्ति को प्रोत्साहित करना था। डॉक्टर मुंजे ने 1935 में नासिक में सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया और 12 जून 1937 को भोसला मिलिट्री स्कूल शुरू किया था, ठीक है। अब देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय से जुड़े निम्नलिखित घटनाओं को सबसे पहली घटना से शुरू करते हुए कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इनके बारे में डिटेल से नहीं पढ़ा तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फेमस लोगों के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ के जाना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए, सबसे पहले क्या होगा, इलाहाबाद में हिंदू बोर्डिंग हाउस, हिंदू छात्रावास की स्थापना 1903 में की थी इन्होंने। अंग्रेजी अखबार द लीडर की स्थापना 1909 में की इन्होंने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की। कांग्रेस राष्ट्रवादी दल लिखा यहाँ पर, ठीक है, की रचना 1934 में की। तो चारों ही चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, इन चारों चीज़ों को याद रख लेना, मदन मोहन मालवीय से संबंधित है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, किसी कर्मचारी के मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के उपबंधों के अधीन आने के लिए उसकी अधिकतम मासिक मजदूरी कितनी होनी
चाहिए। 1936 के उपबंधों के अधीन आपको बताना है, तो यहाँ पर 24,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए मजदूरी समुदाय अधिनियम 1936 के उपबंधों के अधीन आने के लिए किसी कर्मचारी की अधिकतम मजदूरी है वो 24,000 रुपये मासिक होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन ऐसे कर्मचारी कि जो मात्रानुपातिक काम पर नियोजित हैं, कालानुपातिक काम के आधार पर मजदूरी की न्यूनतम दर सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए जो उन कर्मचारियों की दशा में लागू होगी पारिश्रमिक की न्यूनतम दर कहलाती है। तो क्या कहलाएगी, तो ये फ्रेंड्स क्या कहलाएगी, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रतिभूत कलानुपाती दर कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए न्यूनतम मजदूरी दर अधिनियम 1948 के तहत खंड 3(3)(6)(b) में प्रतिभूत कलानुपाती दर की परिभाषा दी गई है। यह दर उन कर्मचारियों के लिए लागू होती है जो मात्रानुपातिक कार्य पी स्ट्रेट वर्ग पर नियोजित है, लेकिन कलानुपाती आधार टाइम रेट वर्क पर न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मात्रानुपातिक कर्मचारी भी काम के घंटों के आधार पर एक न्यूनतम निश्चित मजदूरी प्राप्त करें, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हुआ आपका 27वां क्वेश्चन। अगला देखिए, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं। वसूली अधिकार, अनिवार्य बीमा, अनुसूचित नियोजन, निर्वाहकता, और आपको इनको अच्छे से मिलान करना पड़ेगा। काफ़ी कठिन क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना। देखिए उपबंध और एक तरफ अधिनियम, वसूली का जो अधिकार है वो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रक्रिया उपबंध अधिनियम 1952। ठीक है, अब देखिए अनिवार्य जो बीमा है उपादान संदाय अधिनियम 1972 में। अनुसूचित जो नियोजन है वो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में। ठीक है, निर्वाहकता औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946। सभी इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी कॉपी में नोट करके डेली इसका रिविजन करिए। ठीक है, अब देखिए किसी वरिष्ठ कामगार को जिसने 1 जनवरी 2022 को किसी फैक्ट्री में कार्य ग्रहण किया और वर्ष के दौरान 220 दिन कार्य किया, स्थायी आदेश के अनुसार वर्ष के दौरान 25 दिन के लिए कामबंदी कराई गई, वह कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान कितने दिनों की मंजूरी सहित छुट्टी का हकदार होगा। तो यहाँ पर आपका ये प्रश्न है, आप इसको कॉपी पे लिखिए, अपने हिसाब से करिए, लेकिन यहाँ पर जो आपका आंसर है वो 11, कितना है 11, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार एक कामगार जो एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन या उससे अधिक काम करता है, तो उस कामगार को एक वर्ष में 20 दिनों से अधिक काम करने पर 1 दिन की छुट्टी मिली है। कामबंदी की अवधि को काम के दिनों के रूप में नहीं गिना जाता है। इस मामले में कामगार ने 220 दिन काम किया जो 240 दिन से कम है। ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, 240 दिनों के लिए 220 दिनों के काम के लिए अनुपात में छुट्टी मिलेगी। 220 दिन बट्टा हम 220 दिन किया बट्टा हम 20 दिन बराबर 11 दिन। ठीक है, अतः कामगार को 11 दिन का संवितरण छुट्टी मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो हमारा 29 प्रश्न होगा, ये हो गया 30वां। देखिए औद्योगिक नियोजन, देखिए इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन वैसा है, ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा मैथ का टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इतने क्वेश्चन में एक ही लफड़ा वाला क्वेश्चन डाल दिया। अगर आपका मैथ वाले हों तो आप इसमें लग जाओगे, और नहीं कर पाओ तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो आप पहले ऐसे सॉल्व कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें। ठीक है, आप देखिए औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 के उपबंधों के अनुसार नियोक्ता को और ट्रेड यूनियन को अपील प्राधिकार के आदेश की प्राप्तियां भेजी जाने की तिथि से कितने दिनों की समाप्ति के बाद स्थायी आदेश प्रचलन में आएंगे, तो ये आ जाएगा 7 दिन। ठीक है, अब देखिए औद्योगिक नियोजन या स्थायी आदेश अधिनियम 1946। ठीक है, आप क्या याद रखना, स्थायी आदेश अधिनियम कब, 1946 याद रखिए। ठीक है, उपबंधों के अनुसार नियोक्ता को और ट्रेड यूनियन को अपील प्राधिकार के आदेश की प्राप्तियां भेजे जाने की तिथि से 7 दिनों की समाप्ति के बाद स्थायी आदेश प्रचलन में आएंगे उसका। ठीक है, अब देखिए असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के उपबंधों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में कितने सदस्य नाम निर्दिष्ट किए जाने होते हैं, 18, 20, 26 या 34। तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन आपके हो जाएंगे 34। कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में पढ़ेंगे। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के उपबंधों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में निम्नलिखित सदस्यों की का नंबर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री अध्यक्ष और पदेन इसका शामिल होगा। खा में आपका होगा महानिदेशक श्रम कल्याण सदस्य सचिव और पदेन है, ये सब ठीक है। गाँव में आपका केंद्रीय सरकार और नाम निर्देशित किए जाने वाले 34 सदस्य, ये सब ठीक है। असंगठित सेक्टर कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 सदस्य होंगे। असंगठित सेक्टर के नियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 सदस्य होंगे। नागरिक समाज के प्रख्यात व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 सदस्य होंगे।
लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करने वाला 1 ही सदस्य होगा। इस बात को आप बैक करके इस प्रश्न को फिर से पढ़ना और ये सब नोट डाउन कर लेना, ठीक है। केंद्रीय सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 सदस्य होंगे। राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 सदस्य होंगे, ठीक है। अब देखिए कौन सी एक योजना असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अधीन सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं है। तो 4-5 योजना आपको यहाँ पर 4 योजना दे दी है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपको कुछ और योजना जोड़ दें, ठीक है। तो आपको सब पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन ऐड हो जाएगा। नहीं पूछा है तो कर्मचारी पेंशन योजना नहीं है। बाकी आपका राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना भी है, जनश्री बीमा योजना भी है, राष्ट्रीय बीमा योजना भी है, सब है। लेकिन जो नहीं है वो कर्मचारी पेंशन योजना नहीं है। अब देखिए सभी आप ध्यान से देख लीजिए। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अधीन सामाजिक सुरक्षा योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन जो स्कीम है वो भी इसमें शामिल है, राष्ट्रीय कुटुंब फायदा स्कीम भी है, जननी सुरक्षा योजना भी इसमें शामिल है, हथकरघा बुनकर समग्र कल्याण स्कीम भी है, हस्तशिल्प कारीगर समग्र कल्याण स्कीम भी है, इसमें मास्टर क्राफ्ट व्यक्तियों के लिए पेंशन है, ये भी इसमें जुड़ी हुई है, ठीक है। मछुआरों के कल्याण और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय स्कीम तथा उनका विस्तार है, जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। टोटल यहाँ पर 10 यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। तो इन सबके नाम याद रखना। ये असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अधीन जुड़ी हुई हैं। और इसमें कौन सी नहीं थी? कर्मचारी पेंशन योजना नहीं थी। एक बार आप गूगल सर्च और मान लेना क्या वह है या नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है ये न्यू पीडीएफ नई बुक है तो ये वाली नहीं होगी, तो आप बिल्कुल निश्चित रहे, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर अच्छा दे रहे हैं, आप बस इसको नोट डाउन करके इसको रट के समझिए, ठीक है। याद रहनी चाहिए चीज़ें। अब देखिए 33वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा गठित निम्नलिखित प्राधिकरण में से कौन सा एक कर्मचारी भविष्य निधि और प्रतिगण उपबंध अधिनियम 1952 के अधीन अपीलीय प्राधिकरण होगा? प्राधिकरण होगा तो कौन सा होगा? औद्योगिक अधिकरण, ठीक है। ये मैंने बता दिया, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए केंद्र सरकार द्वारा गठित औद्योगिक प्राधिकरण कर्मचारी भविष्य निधि और प्रतिगण उपबंध अधिनियम 1952 के अधीन अपीलीय प्राधिकरण है, ठीक है। प्रसूति विधा अधिनियम 1961 के उपबंध अनुसार कोई महिला कर्मचारी अपने तीसरे बच्चे जन्म देने के लिए प्रसूति सुविधा के रूप में किस अधिकतम मंजूरी सहित छुट्टी की हकदार होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन 12 सप्ताह का, ठीक है। 12 सप्ताह का प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961 को वर्ष 2017 में संशोधित करके निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे इसमें, ठीक है। तो प्रसूति सुविधा संशोधन अधिनियम 2017 के कोई महिला कर्मचारी 2 बच्चों तक अधिकतम 26 सप्ताह और 2 से अधिक बच्चों तक 12 सप्ताह की अवधि तक मंजूरी सहित छुट्टी की हकदार होगी, ठीक है। 12 सप्ताह के लिए। अब देखिए कर्मचारी भविष्य निधि और प्रतिगण उपबंध अधिनियम 1952 के अधीन निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? इस प्रकार से क्वेश्चन फिर से आएंगे फ्रेंड्स, फिर से क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे नहीं जिसमें आप समझ में नहीं आए क्या करना क्या नहीं करना। तो ऐसी प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन ऐड हो जाएगा। इस अधिनियम के उपबंध शक्ति की सहायता के बिना काम करने वाले 50 से उससे अधिक व्यक्ति नियोजित करने वाली सहकारी जो सोसाइटी हैं पर लागू नहीं होंगे। इस प्रकार से नहीं कर रहा है। और जिसमें भी जिस ऑप्शन में नहीं हो, क्वेश्चन में भी नहीं है, तो वो क्वेश्चन पक्का ही आपका राइट होता है। तो यहाँ पर भी राइट है। बाकी आप इस प्रश्न को फिर से पढ़िए और समझिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम फिर से लेके आएंगे, जो प्रश्न और रह गए हैं पूरा पेपर इसको कवर कराएंगे, ठीक है।